हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और आज हम स्टार्ट कर चुके हैं सीरीज़ का 3rd नंबर वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे एक बार फिर से अकाउंटेंसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स। और एक बार फिर इस वीडियो में हमारा खास फोकस रहेगा टुवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ द चैप्टर जो 12th क्लास में आपके नहीं था, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ा सा तो लेंथी ज़रूर होगा, क्योंकि NPOs के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे उन क्वेश्चंस के साथ। तो आइए देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू ₹75,000, यानी कि आपके ईयर एंडिंग 2010 में टोटल अमाउंट जो सैलरी का आपने पे किया है वो है 75,000। हाउ मच विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए को आप पोस्ट करेंगे अगर ये केस आपके सामने है। ठीक है, चलिए तो पहले इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूँगा, या कहें तो याद दिलाना चाहूँगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया आपको। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वेरी सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर ट्रेडिंग के या प्रॉफिट एंड लॉस के सिमिलर है तो इसके एडजस्टमेंट भी कुछ वैसे ही है। जैसे हम 11th क्लास में आपके सिलेबस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करते थे, सैलरी को लेते थे। सैलरी इसमें अगर आउटस्टैंडिंग मिला तो आप प्लस कर लेते थे और प्रीपेड मिला तो माइनस कर लेते थे, है ना। तो इसी चीज़ को अब थोड़ा सा NPOs में आपको ब्रॉडर वे में लेकर चलना होगा। और किस तरह से तो मैं बताना चाहूँगा, सैलरी हो या इंश्योरेंस हो या कोई और भी इनकम हो या एक्सपेंस, यानी कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो, आपको एक बात समझनी होगी NPOs के रेफरेंस में। जैसे आप देख पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की एक नहीं, एक और एक 2 वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको। ऐसे ही प्रीपेड सैलरी भी दिख रहा है, एक और एक 2 वैल्यूज़। तो यहाँ ऐसा नहीं कि किसी एक को यूज़ करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है, हमें सबको यूज़ करना है। और जो आपके सामने 2 ईयर के बैलेंसेस दिख रहे हैं, 31 मार्च 2009 और 31 मार्च 2010, तो इनमें से जो ओल्डेस्ट है इसको हम कहेंगे प्रीवियस यानी ओपनिंग ईयर। ठीक है, ये हो गया बिगिनिंग ओपनिंग ईयर में। और जो आपका करंट सेशन होगा यानी 2010, ये आपका एट द एंड यानी कि क्लोजिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर अब कि आउटस्टैंडिंग के आपके 2 वैल्यूज़ हो जाते हैं, एक ओपनिंग का यानी कि बिगिनिंग और एक हो जाता है आपका क्लोजिंग का यानी कि एंड। अब इसके रूल्स अलग अलग हैं। ऐसे ही प्रीपेड के भी 2 वैल्यूज़ हो जाते हैं, ओपनिंग के और क्लोजिंग के। तो इन्हीं को आपको बस एक तरह से याद कर लेना है, क्योंकि देखिए आपके पास समय नहीं है कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में सीखने समझने का। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ आपको याद भी करनी पड़ेंगी। तो जैसे आपको याद होगा क्लास 11th में आप लोग किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर आपको आउटस्टैंडिंग मिलता था तो आप उसे प्लस करते थे उस एक्सपेंस की वैल्यू में। तो अब आपको याद रखना है आउटस्टैंडिंग को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, लेकिन किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, तो हम प्लस उसको करेंगे जो हमारे करंट ईयर की वैल्यू होगी। मतलब इसको आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर हमारा जो होगा वो प्लस होगा, प्रीवियस सेशन 11th क्लास की तरह ही। और आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस ओपनिंग होगा वही आपको माइनस करना है। ये है रूल किसके लिए, आपका आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट है ये। अगर हम बात करते हैं प्रीपेड को लेकर के, तो इसी का उल्टा कर लेना है आपको, यानी प्रीपेड प्लस होगा लेकिन कौन सा, क्लोजिंग नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग वाला। प्रीपेड का ओपनिंग प्लस होगा और वही उसका उल्टा प्रीपेड माइनस होगा, कौन सा वाला, लेकिन क्लोजिंग वाला। ये रूल किसके लिए है, प्रीपेड के लिए। नाउ आप सभी को ये बात क्लियर रख लेना है, जो मैंने आपको रूल अभी समझाया है ये रूल सिर्फ सैलरी का या इंश्योरेंस या किसी एक्सपेंस का नहीं है, ये इनकम हो या एक्सपेंस सभी में इक्वली अप्लीकेबल है। तो इस तरह से NPOs में ये रूल्स फॉलो होते हैं। तो अब अगर दिए गए क्वेश्चन में आपके पास ये डेटा है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 75,000 का सैलरी पे किया है और आपको पता लगाना है कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए को आप भेजेंगे यानी एक्सपेंस मानेंगे, तो बताना चाहूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है आपके एक्रूवल सिस्टम पर। ठीक है, और एक्रूवल सिस्टम का मतलब होता है कि जितना पेड हुआ
वो तो आपको पे किया ही है, लेकिन वो हमारा एक्सपेंस एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस वो होता है जितना आपको पे करना था और जो करंट ईयर की वैल्यू होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा टोटल पेमेंट है, ना कि एक अमाउंट जो कि हम कह सकते हैं कि एक्सपेंस फॉर द ईयर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू में इन चारों वैल्यू को वन बाय वन हम एडजस्ट कर देंगे एज पर द रूल्स, और उसके बाद जो वैल्यू बनकर आएगी दैट विल बी द आंसर, जो कि हम दिखाएंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए रूल्स पर अगर अब हम आते हैं तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस हमने कहा था प्लस होगा, तो ये 6000 प्लस हो जाएगा, और उसी का ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 6500 हो जाएगा माइनस। ये हो गया आउटस्टैंडिंग के लिए। और प्रीपेड का रूल बताया था हमने कि जो क्लोजिंग है वो पहले की तरह ही माइनस होगा और ओपनिंग उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्लस। तो ये हो गए चारों वैल्यूज के अपने रूल्स। अब चारों को 1 बाय 1 75,000 में माइनस प्लस कर लोगे आप, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा और वो होगा 74,700। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 74700। चलिए बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सा आइटम रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं रिकॉर्ड होने का मतलब हुआ कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता क्या है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका भी मैंने बताया था अक्रूवल बेसिस पर बनता है और वेरी मच सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें वही इनकम और वही एक्सपेंसेस आते हैं जो हमारे करंट ईयर को बिलोंग करते हैं और रेवेन्यू नेचर्स के होते हैं, बाय मीन्स रेगुलर बेसिस पर होते हैं। इरेगुलर यानी कैपिटल नेचर के नहीं आते हैं इसमें। तो देखिए अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सेल ऑफ ग्रास, एनपीओज के लिए सेल ऑफ ग्रास कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोगों को भले सुनने में नया लगे, लेकिन एनपीओज में क्लब आते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। अगला आता है लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास स्पेयर रूम्स अवेलेबल हैं जिसमें आपने लॉकर की फैसिलिटीज़ बना दी हैं सिमिलर टू बैंक, और फिर आप अपने उस सोसाइटी में उस सिस्टम को देते हैं, बदले में रेंट आप लेते हैं, तो यानी एनपीओज ये चीज़ भी करते हैं और जिसके बदले में इनको बैंक के ही तरह रेंट भी मिलता है। तो लॉकर रेंट भी इनकी एक रेगुलर टाइप ऑफ इनकम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हमारे एनपीओज के लिए कोई इरेगुलर नेचर का नहीं है, रेगुलर नेचर का ही है, और ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ भी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद कुछ और भी लिखा है कि ये इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का। तो यहीं से अब आपको क्लू मिल जाता है, जो भी स्पेसिफिक फंड्स आपको मिले, प्राइस फंड है, कभी हो सकता है बिल्डिंग फंड मिल जाए, कोई मैच फंड मिल जाए, स्पोर्ट्स फंड मिल जाए, तो जो भी फंड मिले उससे रिलेटेड कोई भी इनकम हो या कोई भी एक्सपेंस, वो उसी में प्लस होता है या उसी में माइनस होता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेपरेटली आता है। इसका मतलब ये जो दिखाया जा रहा है ये इनकम होने के बावजूद कहाँ जाएगा, ये हमारे इस प्राइस फंड में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में उसको जोड़ दिया जाएगा। हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्राइस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, अब PRIZE प्राइस की स्पेलिंग होगी, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो प्राइस फंड में ये ऐड होगा, ना कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इसलिए हमारा आंसर बनता है अगेन ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। चलो लेट्स मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अभी मैंने आपको कैपिटल रेवेन्यू कुछ बातें बताई हैं, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पर थोड़ा सा आपको ये आसान जरूर लगना चाहिए। देखिए सब्सक्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एनपीओज के लिए सब्सक्रिप्शन सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जैसे आपका ये है क्लब है, क्लब में क्या होता है, मेंबरशिप होते हैं, तो आप मेंबरशिप लेते हैं तो बदले में आपको जो पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी रेगुलर टाइप ऑफ इनकम फॉर एनी काइंड ऑफ एनपीओज। तो ये हमारे लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कैपिटल नहीं रेवेन्यू नेचर का है ये। सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, और अगर क्लब वगैरह है तो उनके पास पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल होते जाएंगे, वो उनको स्क्रैप के रेट में बेचते जाएंगे, तो ये भी उनके लिए रेगुलर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस फीस की, सी ऑप्शन छोड़ देते हैं, डी की बात पहले करते हैं। एंट्रेंस फीस यानी एडमिशन फीस। अब भाई क्लब है, स्कूल्स है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो इनमें हर साल एडमिशन्स होते रहते हैं और अच्छे खासे नंबर्स में, तो यानी एडमिशन से आने वाला फीस भी इनके लिए रेगुलर टाइप ऑफ इनकम बन जाता है। तो ऑप्शन ए रेगुलर है, ऑप्शन बी रेगुलर है एंड ऑप्शन डी भी रेगुलर है। लेकिन सी की बात करते हैं, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन लास्ट में देखिए क्या लिखा है, फंड, एंडोमेंट फंड।
तो एंडोमेंट फंड का मतलब मैंने उस दिन भी शायद वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी से हमको कोई गिफ्ट मिलता है जिसका की इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकते हैं और किसी नॉर्मल पर्पस के लिए नहीं, तो उसको हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। और कोई भी फंड जो होता है वो हमेशा एक लायबिलिटीज़ ही होता है। तो अगर ये लायबिलिटीज़ होता है तो डेफिनेटली ये हमारा कैपिटल नेचर हो जाता है, ये रेवेन्यू हो नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इस समय करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मीनिंग आपको पता है तो ये आप जवाब इजीली दे सकते हैं, नहीं पता है तो आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के मीनिंग में आप इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शंस में लिखा क्या क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, दोनों को रिकॉर्ड करता है, रेवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर का भी। तो बताना चाहूँगा अगर आप इस तरह सोचें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेरी मच सिमिलर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका जवाब क्या ये होता? तो जवाब नहीं होता, क्योंकि रिसिप्ट्स को और पेमेंट्स को आप दिखाते हैं लेकिन रेवेन्यू नेचर का ही सिर्फ दिखाते हैं ना। कैपिटल नेचर में तो आप चले जाते हैं एसेट साइड या तो लायबिलिटी साइड, यानी आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर दिखाया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी हम सिर्फ इनकम ही दिखाते हैं ना रिसिप्ट्स, और सिर्फ एक्सपेंडिचर दिखाते हैं ना कि पेमेंट्स, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर यानी रेगुलर बेसिस पर। और डेफिनेटली हम इसी बेसिस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। तो यही आंसर बनने भी वाला है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। On 1st April 2018, a club had a prize fund of rupees 8 लाख। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। प्राइज के लिए आपने फंड बनाया था या आपको मिला था फंड 8 लाख रुपए का। इट इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन प्राइजेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 8,70,000। तो आपके पास जो फंड है उसकी वैल्यू है 8 लाख, जबकि उसके ऊपर आपने जो खर्च किया वो खर्चा है उससे भी ज़्यादा 8,70,000। और बोल रहे हैं कि जो बैलेंस प्राइस फंड का आपके पास बचा होगा वो कितना होगा जो कि बैलेंस शीट में आएगा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया फंड्स तो हमेशा एक लायबिलिटीज होते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। तो उस बैलेंस शीट में प्राइस फंड की वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए जल्दबाजी में आपको लॉजिक जो दिखाई दे रहा होगा आपको यही लगेगा 8 लाख रुपीज़ का फंड है और आपने जो उस पर खर्च किया वो उससे ज़्यादा किया 8,70,000, तो 70,000 नेगेटिव आएगा, जिसको ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया। तो आपको लगेगा यही सही जवाब है, बट बिल्कुल नहीं है, ये गलत जवाब है। देखिए आपके पास अगर फंड्स हैं, सेविंग्स एक तरह से मान लेते हैं, या आपने कहीं कुछ बचा के रखा है, वो है 8 लाख रुपीज़, और आपको अपने उस पर्टिकुलर काम को करने में 8,70,000 की जरूरत पड़ रही है, तो आप इस 8 लाख में से 8,70,000 विड्रॉ कहाँ से कर सकते हैं? आप मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 8 लाख रुपीज़। तो अगर 8 लाख में से 8 लाख विड्रॉ कर भी देते हैं तो कितना बचेगा? 0। और बाकी का 70,000 जो होगा वो कहीं और से अरेंज होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी 0, ना कि -70,000। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब आप पूछेंगे कि जो एक्स्ट्रा 70,000 खर्च हो रहा है वो कहाँ जाएगा? फिर तो वो जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। इस तरह से इसको क्वेश्चंस में सॉल्व किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज़ इनकम ऑफ ₹16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड। देखो डेफिसिट क्या होता है मैं बताना चाहूँ पहले आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इस वर्ड को जानना पड़ेगा। जिस तरह से नेट प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो नेट प्रॉफिट को एनपीओज के चैप्टर में नाम दिया गया है सरप्लस। ये उसका नाम है एनपीओज के चैप्टर में। क्या नाम है? नेट प्रॉफिट के लिए सरप्लस। और उसी के अपोजिट यानी नेट लॉस अगर आता है तो उसका नाम होता है इस चैप्टर में डेफिसिट। यानी कह रहे हैं कि एक क्लब है, उसका इनकम था जो कि 16,000 का हुआ, लेकिन डेफिसिट यानी एक तरह से लॉस हुआ जो कि कैपिटल फंड में भेजा जाता है, वो कितना है? 4,300। तो अब आपको पूछ रहे हैं कि टोटल हमने एक्सपेंडिचर कितना किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बिजनेस में आपके लॉस हो रहा है तो वो लॉस तभी होता है जब वो आपके इनकम से ज़्यादा होता है। आपकी इनकम की वैल्यू कितनी है? 16,000 और लॉस आपको हो रहा है 4,300, तो इतने रुपए से ही आपका लॉस ज़्यादा रहा होगा, तभी तो आपको लॉस बन रहा है। तो लॉस कितना टोटल हमारा, सॉरी लॉस नहीं, एक्सपेंडिचर हमारा इतने रुपये ज़्यादा रहा होगा। अब बात आती है कि एक्सपेंस कितना रहा होगा। तो 16,000 को आपको इनकम हुआ, 4,300 का लॉस हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, जिससे आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। यानी हमारा लॉस हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है 20,300। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम है 16,000 का और आपका जो एक्सपेंस है वो इतने रुपए का होगा, तभी तो आपके बिजनेस का लॉस हो जाएगा 4,300 रुपीज़। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए आप, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20,300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड।
तो एक फर्म जो कि अपने एसेट्स को बेचती है, उस एसेट्स के सेलेबल वैल्यू से भी ज़्यादा, मतलब जितने को बिक सकता है उससे भी ज़्यादा, तो उसको क्या कहोगे आप? जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसको बेचा जा सकता है 10 लाख रुपीज़ में, ये उसकी मार्केट वैल्यू एक तरह से मान लेते हैं। फिर भी आपने उसको बेचा और आपको उससे 15 लाख रुपीज़ मिल गया, तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा मिला उसको आप क्या कहोगे? तो सरप्लस तो नहीं कह सकते, वो तो कुछ और होता है, बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट होता है एनपीओज में। सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन ये नहीं है, रिजर्व नहीं है, लेकिन गुडविल की डेफिनेशन बिल्कुल है। गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ जनरेटेड और एक होता है परचेज गुडविल। और इस केस में जिस तरह की मीनिंग को आप देख रहे हैं वो परचेज गुडविल की डेफिनेशन है, इसलिए ये आंसर बनता है गुडविल। एक तरह से कहें तो परचेज गुडविल हमारे इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। A firm earns a profit, earn rupees 1,10,000। अगर सिर्फ earn बोला यानी प्रॉफिट दिया है जो कि एक एक्चुअल प्रॉफिट है बिजनेस का, एंड देन बोला गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% यानी R/100 हो गया 10/100 के तौर पर। एसेट्स थे फर्म के 11 लाख रुपीज़ के, लाइबिलिटीज थे 1 लाख रुपीज़ के। तो अगर हम एसेट्स की वैल्यू में से लाइबिलिटीज़ यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाती है, और जो इस क्वेश्चन में आ जाएगी 10 लाख रुपीज़। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल चुका है और आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो कि 10%, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। 10 लाख रुपीज़ से अगर आप 10% निकालते हैं तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है जो कि होगा 1 लाख। ठीक है, मैं साइड में आपको कैलकुलेशन भी समझाते चल रहा हूँ। तो अभी तक के डिटेल्स को पढ़ करके हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो कि आएगा 1 लाख रुपीज़। और पूछ रहे हैं गुडविल क्या होगा अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को यूज़ करके निकालते हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस मैथड से फॉर्मूला क्या बनता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट जो आपके सामने है 1,10,000, और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है रेट के रेसिप्रोकल से, यानी 100 अपॉन रेट जो कि था कितना? 10। जैसे ही आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 1,10,000 इंटू 100/10, यानी कि आ जाएगा 11 लाख रुपीज़ माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स का सेम वही फॉर्मूला होता है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है, यानी कि टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि 11 लाख में से गया 1 लाख यानी 10 लाख रुपीज़। तो अगर हम अब वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ 11 लाख रुपीज़ था, यहाँ 10 लाख माइनस हुआ, तो यानी 1 लाख रुपए हमारा डिफरेंस आ रहा है, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग मेथड। ऑप्शंस आपके सामने हैं जिसमें से आपका आंसर मैच करता है एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन ₹1 लाख। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। XYZ पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 5:3:2। जिन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स को बांटेंगे 3:1 के रेशियो में, यानी चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में अपीयर था एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन रेशियो, एंड इफ नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम विल बी, यानी देखिए केस आपको दिया गया है, चेंज इन रेशियो का ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में मौजूद है, वैल्यू चाहे जो भी हो, बस केस आपको ये दे रहे हैं कि अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सिंपल सा इसका आंसर होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ये हर चैप्टर का एक कॉमन रूल होता है, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर ऑल्सो। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ ऐसा है। डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, बिल्कुल ये दिख रहा है ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, गलत ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, गलत। कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस शीट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली मैच कर रहा है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Revaluation of assets at the time of reconstitution is necessary because their present value may be different from their, एक कह सकते हैं आप fill in the blanks टाइप का क्वेश्चन है कि हम अगर रिकंस्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के किसी केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उस किसी एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू अलग होती है किससे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एसेट्स की प्रेजेंट यानी मार्केट वैल्यू डिफर करती है अक्सर किससे? उसके बुक वैल्यू से, जो हमारे बैलेंस शीट में लिखा होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन नंबर बी में अगेन स्पेलिंग मिस्टेक आपके सामने है, NET नहीं NET, नेट वैल्यू वहाँ होना चाहिए था। तो फिलहाल आंसर अगेन डी है, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में जो वैल्यू एग्जिस्टिंग होती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं, और वो अलग हो सकती है, और मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू अलग हो सकती है। और इसी को समझने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज एनी काइंड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जिसमें से हमने अपने खासकर एनपीओस पे जोर दिया है।
और मैंने वीडियो को पहले ही शुरुआत में कहा था थोड़ा लेंदी हो सकता है वीडियो, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन में दूंगा आपको कॉन्सेप्ट्स के, और उम्मीद करता हूँ इसके मदद से आपको एनपीएस का चैप्टर प्रिपेयर करने में हेल्प मिल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।